हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 2012 वाले पेपर की करवा चुकी हूँ, 2013 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ, यानी इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। ये जो पेपर है ये फरवरी 2014 वाला है। तो इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? पहला है असहयोग, दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है सविनय अवज्ञा और चौथा है खिलाफत। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था और इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो आपको ये याद रखना है। और इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है बेगम रुकैया, तीसरा विकल्प है ताराबाई शिंदे और चौथा विकल्प है रास सुंदरी देवी। तो स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था ताराबाई शिंदे ने। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ताराबाई शिंदे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने भारत में उच्च जाति, पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। वह सत्य शोधक समाज की सदस्य थी और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की सहयोगी भी थी। तो ये भी साथ में याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। पंडिता रमाबाई महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए कार्यकर्ता थीं। भारत में महिलाओं की शिक्षा और बंधन मुक्ति में एक अग्रणी समाज सुधारक भी थीं। तो ये भी याद रखना है। बेगम रुकैया शेखावत, तो ये ब्रिटिश भारत की एक बंगाली नारीवादी विचारक, लेखिका, शिक्षिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। तो ये आपको याद रखना है। और रास सुंदरी देवी, इनकी एक आत्मकथा आपको याद रखनी है जो कई बार पूछी गई है। इनकी आत्मकथा का नाम है आमार जीवन। और ये जो आत्मकथा है यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है और यह बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा और किसने इसे लिखा है ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? पहला विकल्प है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, दूसरा है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, तीसरा है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए और चौथा है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा क्योंकि ये लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार करना चाहते थे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने भारत में गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक प्रेषण भेजा। यह कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था और इसे वुड्स डिस्पैच के रूप में भी जाना जाता है, यानी वुड का घोषणा पत्र। तो ये भी आपको याद रखना है। और वुड के घोषणा पत्र ने यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार होगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला विकल्प है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की
आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। दूसरा है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तीसरा है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। और चौथा है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ जो परिवर्तन हुआ वह है कि भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। पहला विकल्प है रैयतवारी समझौता, दूसरा है महालवारी समझौता, तीसरा है स्थायी समझौता और चौथा है पट्टीदारी समझौता। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थायी समझौता। तीसरा विकल्प इसमें सही है। स्थायी समझौता 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया था। राजाओं और तालुकादारों को कंपनी के लिए किसानों से किराया भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। जमींदारों द्वारा कंपनी को भुगतान की जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की जाती थी। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दो बंदोबस्त लिखे हुए हैं जिनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। पहला लिखा है रैयतवारी समझौता या रैयतवारी बंदोबस्त। तो इस प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 में की थी। यह दक्षिण भारत की प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्वामित्व के अधिकार किसानों को सौंप दिए गए। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूल करती थी। तो ये रैयतवाड़ी समझौता है, ये आपको याद रखना है। और महालवारी समझौता क्या है, तो इसके बारे में भी याद रखिए कि इस प्रणाली को 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। बाद में विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान प्रणाली में सुधार किया गया था। यह उत्तर पश्चिम भारत में प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसे ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि को महलों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक महल में एक या अधिक गांव होते थे। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है फैजाबाद और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए लखनऊ से सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। पहला विकल्प है 1833 का अधिनियम, दूसरा है 1858 का अधिनियम, तीसरा है 1861 का अधिनियम और चौथा है 1868 का अधिनियम। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है 1858 का अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम भी इसे कहते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ये 2 अगस्त 1858 को पारित यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। इसके प्रावधानों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और इसके कार्यों को ब्रिटिश राज्य को हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। पहला विकल्प है बलात मजदूर, दूसरा है बागान में काम करने वाले मजदूर, तीसरा है पानी लाने वाले और चौथा है अनवार सेना के सदस्य। तो मध्यकालीन असम में पाइक थे बलात मजदूर यानी कि बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे। पहला विकल्प है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दूसरा है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, तीसरा है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां और चौथा है ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव।
तो मणिग्राम और नानदेसी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण यानी साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम लिखा है, वर्तमान राज्य लिखा है, हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। पहला लिखा है चिरांद, तो इसे मिला देंगे बिहार से। फिर लिखा है कोल्डियावा, तो इसे मिलाएंगे उत्तर प्रदेश से, एफ से। फिर लिखा है बुर्ज होम, बुर्ज होम को किससे मिला देंगे, इसे मिला देंगे जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर लिखा हुआ है, ई से मिला देंगे। और हल्लूर इसे आंध्र प्रदेश से। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प। इन सब के बारे में और जान लीजिए। चिरांद यह भारत के बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदियों की घाटी में स्थित है। और बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर घाटी में स्थित है। और हल्लूर, तो यह भारतीय राज्य कर्नाटक में हावेरी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आपको आवश्यक है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम फिल करना है। बार आया, पहला है लगभग 1000, दूसरा है 100, तीसरा है 12 और चौथा है 1। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम 1 बार आया है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? पहला है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। दूसरा है इन धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तीसरा है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। और चौथा है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, ये पूछा गया है। तो केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यही समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा विकल्प है हरिदास ठाकुर, तीसरा विकल्प है घासीदास और चौथा है ज्योतिराव फूले। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। इनका जन्म 1827 में हुआ था और इन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों में पढ़ाई की थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति समाज के अन्याय के बारे में अपने विचार विकसित किए। इन्होंने तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और देश के सच्चे बच्चों को हराया और अपने अधीन कर लिया जो आर्यों के आने से पहले यहाँ रहते थे। और इन्होंने ही कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना है, गुलामगिरी। कई बार इस पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो आपको इनकी पुस्तक याद कर लेनी है। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला विकल्प है ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है।
दूसरा है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तीसरा है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। और चौथा है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। तो शाहजहां पांचवा मुगल बादशाह था, ये आपको याद रखना है, और ये जहांगीर का पुत्र था। अब इसमें पूछा गया है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में एक कमरा है जहां मुगल सम्राट शाहजहां और उसके उत्तराधिकारी आम जनता की शिकायतों को सुनते थे। तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। पहला है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग। दूसरा है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तीसरा है वे जिनके अपने घर थे। और चौथा है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो उत्तरामेरूर के मंदिर शिलालेख में ग्रामीण स्वशासन के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं, यानी कि यह ग्रामीण स्वशासन के ऐतिहासिक विवरण के लिए उल्लेखनीय है। वे बताते हैं कि उत्तरामेरूर में 2 ग्राम सभाएं थी, सभा और उर। अब इसमें पूछा गया है कि सभा के सदस्य नहीं बन सकते निर्धारित नियम के कारण। तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है। पहला है वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। दूसरा है उसको पद विरासत में मिलता था। तीसरा है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। और चौथा है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तो ग्राम भोजिका के विषय में जो सत्य नहीं है वह हमें बताना है। तो ग्राम भोजिका वह ग्राम प्रधान था जो कभी कभी सबसे बड़ा जमींदार भी हुआ करता था। उसके पास जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था और वह अपने दासों और भाड़े के श्रमिकों से इसकी खेती करवाता था। उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में भी कार्य किया। ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता था। आमतौर पर एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों तक इस पद पर बने रहते थे। अब इसमें ग्राम भोजका के विषय में जो सत्य नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, ये सत्य नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया था, तो इसीलिए तीसरा विकल्प उत्तर है क्योंकि राजा ने ग्राम भोजका को गांव का टैक्स यानी कर वसूलने के लिए प्रयोग किया है, लेकिन इसमें लिखा है कि प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। पहला है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी। दूसरा है मृदा की मोटाई। तीसरा है मृदा का जमाव। और चौथा है रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना। अगला प्रश्न है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है उत्खनन। दूसरा है निस्तापन। तीसरा है विवृत खान खनन। और चौथा है सिंटरन। तो धरातल के निकट जो खनिज पाए जाते हैं जिन्हें साधारण तरीके से खोद कर निकाल लिया जाता है तो इसे कहते हैं उत्खनन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। निस्तापन क्या है। तो निस्तापन वाष्पशील पदार्थों को हटाने, द्रव्यमान के एक हिस्से को ऑक्सीकरण
द्रव्यमान के एक हिस्से को ऑक्सीकरण करने या उन्हें भुरभुरा बनाने के उद्देश्य से ठोस पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है। विवृत खान खनन क्या है? तो विवृत खान खनन वह प्रक्रिया है जिसके तहत खनिजों का खनन पृथ्वी की सतह के पास से किया जाता है। और सिंटरन क्या है? तो सिंटरन पदार्थ को पिघलाए बिना दाब और ऊष्मा के संयोजन का उपयोग करके कणों को एक साथ एक ठोस द्रव्यमान में फ्यूज करने की प्रक्रिया है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पहला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण भारत और चौथा है हवाई द्वीप। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तीसरा है आर्थिक क्रिया और चौथा है तृतीयक क्रिया। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया द्वितीयक क्रिया कहलाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। द्वितीयक क्रियाकलाप कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में वृद्धि करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? पहला है उत्तरी अमेरिका के कबीले, दूसरा है कीनिया के घुमंतु यानी खानाबदोश, तीसरा है अमेरिका के म्यूजिक बैंड और चौथा है पर्यावरण पर वृत्त चित्र। तो अपैची और क्रो ये हैं उत्तरी अमेरिका के कबीले यानी कि उत्तरी अमेरिका की जनजातियां। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूसरा है खाद्य तेल उद्योग, तीसरा है कागज उद्योग और चौथा है पटसन उद्योग। तो सनराइज उद्योग क्या होता है? तो सनराइज उद्योग वह उद्योग हैं जो नया या अपेक्षाकृत नवीन है, तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। अब इसमें सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि आईटी उद्योग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? पहला है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, दूसरा है भारत की कश्मीर घाटी, तीसरा है भूमध्य क्षेत्र और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लीजिए कि सामान्यतः यहाँ संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फलों की खेती की जाती है और इसीलिए इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? पहला है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, दूसरा है कम ज्वार का क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं और चौथा है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तो जहाजों के नौकायन में सहायता करता है उच्च ज्वार का क्षेत्र। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो ज्वार होते हैं उच्च ज्वार ये नेविगेशन में मदद करते हैं यानी जहाजों के नौकायन में। इसके अलावा वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं, इससे जहाजों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। कुछ क्षेत्रों में उच्च ज्वार के दौरान जहाजों को समुद्रों को नेविगेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सब भी साथ में याद रखिएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित यानी रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? यानी पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? पहला है बाह्य मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है ताप मंडल। तो पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। यदि आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश जरूर देखिएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि पहला है प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, दूसरा है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, तीसरा है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो और चौथा है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि लगातार वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव जारी रहे, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन
चलता रहेगा तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, दूसरा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, तीसरा है पर्यावरण के प्रति रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, और चौथा है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो पूछा गया है कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं है पूछा गया था, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? पहला है 30 मिनट, दूसरा है 1 घंटा, तीसरा है 1 घंटा 30 मिनट और चौथा है 2 घंटा। तो दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व और 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। तो पृथ्वी को एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि एक अंश उसे घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अब यहाँ पर 15 अंश पूर्व और 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30। और 30 में 30 अंश है इन दोनों का अंतर, और 30 में 4 का कर देंगे गुणा, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर होगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है न्यूनतम वेतन अधिनियम। पहला है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, दूसरा है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, तीसरा है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, और चौथा है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है, ये आपको बताना है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि मजदूरी एक निर्दिष्ट न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? पहला है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 21 और चौथा है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 17 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प। अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? पहला है गरीबी, दूसरा है धर्म, तीसरा है जाति और चौथा है लिंग। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण है गरीबी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला विकल्प है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरा है संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है और चौथा है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला विकल्प है परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, दूसरा है केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है, तीसरा है पुत्रों पुत्रियों एवं उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है और चौथा है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।
तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सितंबर 2005 में लागू हुआ। भारत सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अब इसमें क्या सत्य है ये बताना है। तो पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पहला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। दूसरा है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तीसरा है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। और चौथा है 1000 रुपया के नोट का नया डिजाइन। तो पूछा गया है कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, यानी कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उन्हें बंद करने का निर्णय लेना। ये निर्णय किसके हाथ में होता है? राज्य सरकार के हाथ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तीसरा है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और चौथा है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों है ये पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति को आमतौर पर दलित के रूप में जाना जाता है। उनमें वे शामिल हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में बहिष्कृत माना जाता था और उन्हें बहिष्कृत और अस्पृश्यता के अधीन किया गया था। अब इसमें पूछा गया है कि स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है दलित और आदिवासी लड़कियों में। क्यों है ये पूछा गया है। तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? पहला है अतिथि देवो भव। दूसरा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा है लेन गाड़ी में चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य सरकार का कार्य है। तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, यानी बंद करने का निर्णय लेना, ये राज्य सरकार का कार्य है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तीसरा है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और चौथा है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों है? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति को आमतौर पर दलित के रूप में जाना जाता है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? पहला है अतिथि देवो भव। दूसरा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। और चौथा है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तो जो विज्ञापन सामाजिक नहीं है वह हमें बताना है। तो जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये सामाजिक नहीं है। सामाजिक विज्ञापन क्या होते हैं? यह लोगों को बीमारियों शिक्षा स्वच्छता और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। तो ये होते हैं सामाजिक विज्ञापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला है हत्याएं। दूसरा है भवनों को गिराना। तीसरा है लैंगिक संवेदनशीलता। और चौथा है पीने का पानी। तो ऐसे मुद्दे की पहचान करना है जो महत्वपूर्ण है लेकिन मीडिया ने उस पर शायद ही ध्यान दिया है। तो वह है पीने का पानी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला है शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तीसरा विकल्प है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। और चौथा है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। अब इसमें न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से जो भिन्न है वह हमें पहचानना है। तो न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? पहला है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। दूसरा है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तीसरा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। और चौथा है किसी चुनाव में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तो डी.के. वासु दिशा निर्देश क्या हैं? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? पहला है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। दूसरा है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और चौथा है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो इसमें निर्णय दिया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? पहला है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। दूसरा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तीसरा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। और चौथा है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो इसमें पूछा गया है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? तो अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल आधारित आकलन होता है ये शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है, तो इसमें शामिल नहीं किया जाता पूछा गया था, इसलिए दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। पहला है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा। दूसरा है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तीसरा है इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। और चौथा है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में, जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। तो इन नए प्रकार का कार्य यदि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को देती हैं तो उन्हें विद्यार्थियों को क्या अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उनकी यानी शिक्षिका की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। पहला है अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। दूसरा है शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तीसरा है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। और चौथा है कौशल से भरपूर तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं और 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है। तो इसमें सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनना है। तो कौशल से भरपूर तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। पहला है विषय आधारित कार्यों में। दूसरा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। और चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन से दो सही हैं? तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं विषय आधारित कार्यों में। पहला इसमें सही है। यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो।
ये इसमें शामिल नहीं होगा। यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, ये भी शामिल नहीं होगा। डी में लिखा है कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य करने में। ए और डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि पहला है ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। दूसरा है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तीसरा है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। और चौथा है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला विकल्प है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना। दूसरा है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तीसरा है सर्वेक्षण परियोजना और चौथा है विषय पर समूह में चर्चा। तो पूछा गया है कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं, तो वह है सर्वेक्षण परियोजना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यह और किस किस में मदद करता है ये भी जान लीजिए। तो सर्वेक्षण परियोजना समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए और सीखने वाले को सक्षम बनाता है। सवाल पूछकर जानकारी एकत्र करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक प्रमाणिक निष्कर्ष निकालना, शिक्षार्थियों को विभिन्न मुद्दों और लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये सब भी साथ में याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? पहला है लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तीसरा है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए और चौथा है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक नीतिगत रूपरेखा प्रदान करती है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि एक सामान्य नीतिगत रूपरेखा और दिशा निर्देशों के समूह के साथ इसने नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही के कार्यक्रमों का सुझाव दिया। अब इसमें पूछा गया है कि एकीकृत कार्यक्रम को विकसित करने का सुझाव दिया, किसके लिए दिया? तो विकलांग बच्चों का नियमित स्कूलों में अध्ययन, यानी विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? पहला है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। दूसरा है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करे। तीसरा है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजे और उनके बीच एक समानताएं ढूंढे। और चौथा है एक पत्र तैयार करे और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करे कि किन भावों में सुधार करने की जरूरत है। तो 8वीं कक्षा की छात्रा है और दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। तो अध्यापिका उसे सलाह देती हैं कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। तो इस तरीके के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है वह विकल्प हमें बताना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषयों को लिख ले, यानी छात्रा जिन विषयों को अच्छी तरह से जानती है उसे लिख ले, फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया? पहला है घटनाक्रम,
दूसरा है ग्राफ, तीसरा है चार्ट और चौथा है कहानी बोर्ड। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कहानी बोर्ड। कहानी बोर्ड उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, पहला विकल्प है सामाजिक मुद्दों और उसके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। और चौथा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकता के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने सामाजिक विज्ञान के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार की है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से अपनी सामग्री खींचता है। इसके साथ ही बच्चे को समसामयिक मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, तो सुपरिचित सामाजिक वास्तविकता के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए, पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। दूसरा है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। और चौथा है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान के व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और उनके सामाजिक व्यवहार के संबंध में मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है। सामाजिक विज्ञान संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, स्थानों और पर्यावरण, शक्ति और प्राधिकरण, शासन, अर्थव्यवस्था, नागरिक भावना आदि जैसी अवधारणाओं या मुद्दों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तीसरा है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। और चौथा है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तो लैंगिकता पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। अब इसमें पूछा गया है कि लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? तो अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण यानी कि मूर्त उदाहरण देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे पहला विकल्प है विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। दूसरा है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तीसरा है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। और चौथा है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सकता है।
तो पूछा गया है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो चर्चा के माध्यम से शिक्षण, इसके बारे में समझ लीजिए। यह समूह केंद्रित शिक्षण तकनीकों में से एक है। इसका उपयोग माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। अब इस प्रश्न में जो उत्तर सही है वह है तीसरा विकल्प कि शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पहला विकल्प है भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। दूसरा है विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और चौथा है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो भूगोल वह शिक्षण है जो स्थानों की विशेषता और सुविधाओं और घटनाओं के वितरण की व्याख्या करता है। अब इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीईआरटी 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए? कि भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? पहला है ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करते हैं। दूसरा है मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तीसरा है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। और चौथा है ऐसा उपागम जिससे बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। अब जिसमें लिखा है याद करना तो वो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि यदि सकारात्मकता से संबंधित है प्रश्न तो उसमें याद करने वाला विकल्प कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में याद करने पर बल नहीं दिया गया है। अब दो विकल्प बचते हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए इन्हें अपनाना चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि ढांचा यानी कि पाड़। पहला विकल्प है योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। दूसरा है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा है आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तो सामाजिक विज्ञान में ढांचा निर्माण क्या है? तो ढांचा निर्माण को सरल शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करने वाली तकनीक ही ढांचा निर्माण है। अब इसमें पूछा गया है कि ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है तो स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ढांचा निर्माण केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगमकर्ता की सहायता करने के लिए एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह अधिगम अंतरालों को कम करने में भी मदद करता है। तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। पहला है बोध, दूसरा है प्रयोग करना, तीसरा है विश्लेषण करना और चौथा है स्मरण रखना। तो सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण करना है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विश्लेषणात्मक विधि में हम अज्ञात समस्या को सरल भागों में तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि इनका समाधान खोजने के लिए पुनर्संयोजन कैसे किया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी शैक्षिक गतिविधियों पर अपना समय अगला प्रश्न दिया गया है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें।
दूसरा है मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तीसरा है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। और चौथा है नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तो शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं तथा समय सारणी लागू करें। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? पहला है अनुरूपण, दूसरा है प्रतिपादक शिक्षण, तीसरा है निपुणता अधिगम और चौथा है संरचनात्मक प्रशिक्षण। तो प्रेरक अधिगम क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए। तो प्रेरक अधिगम में उदाहरण के द्वारा शिक्षण होता है। तो इसमें उदाहरण के द्वारा शिक्षण होता है एक सामान्य रूप से प्रेक्षित उदाहरणों के समूह से प्रेरित होता है। अब इसमें पूछा गया है प्रेरक अधिगम किस उपागम के विपरीत है? तो यह है प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? पहला है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों के अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तीसरा है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हैं। और चौथा है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो चिंतन व्यवहार के संदर्भ में जो सत्य है वह बताना है। तो चिंतन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यापक उद्देश्य के संबंध में अनुभव स्मरण का किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब इसमें जो सत्य है वह है तीसरा विकल्प कि चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हैं। तो ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था फरवरी 2014 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। 2012 वाला पेपर में करवा चुकी हूँ और 2013 वाला पेपर में करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप EVS की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।